हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वीडियो सीरीज बना रहे थे और हम चैप्टर 6 जो कि बात करता है समन्स, वारंट ऑफ अरेस्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उनकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के बारे में, ये उसका लास्ट वीडियो है। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें ज़रूर देख लें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस घंटी को भी प्रेस करें जिससे सीआरपीसी के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। देखिए, आज एमके लीगल शिक्षा आपके लिए लेकर आया है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 82 में क्या किया था, प्रॉपर्टी अटैच नहीं की थी, सिर्फ प्रोक्लेमेशन जारी किया था और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था। अभी भी वो नहीं कोर्ट में आता है तो उसके अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी को यहाँ अटैच किया जा सकता है। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे विजय माल्या की बहुत सारी प्रॉपर्टी को इंडियन कोर्ट ने अटैच कर लिया है, उसी तरह से सीआरपीसी में इसके प्रावधान 82 से 86 तक दिए गए हैं। और हम चैप्टर 6 के वीडियो सीरीज बनाए हमने सीआरपीसी में। चैप्टर 6 कहता है प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। भाई, किसी को कोर्ट में किस तरह से कंपेल किया जा सकता है अपीयर होने के लिए। पहली चीज़ क्या आती है कि हम उसको सम्मन भेजेंगे, एक कोर्ट अपना आदेश भेजेगा। इसका जो लिंक है इस वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी आपको दिख रहा होगा। फिर आता है वारंट ऑफ अरेस्ट, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी है। प्रोक्लेमेशन पे हम बात कर चुके हैं फॉर सेक्शन 82, इसका भी लिंक आपको दोनों जगह मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे अटैचमेंट की और जो अदर रूल्स हैं, यानी कि अटैचमेंट लेके और यहाँ तक का हिस्सा हम आज कवर करेंगे 83 टू 90। सेक्शन 82 में हमने पढ़ा था कि कोई प्रोक्लेमेशन कैसे जारी होता है और किस तरह से किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने से पहले प्रोक्लेमेशन में उसको 30 डेज का टाइम दिया जाता है कि भाई आप 30 डेज में पर्टिकुलर टाइम पे जो जगह बताई गई है वहाँ पे कोर्ट में आ जाइए, नहीं तो हम आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देंगे। अभी वो इंडिविजुअल नहीं आता है तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? हमने आईपीसी की टोटल 19 सेक्शंस की बात की थी। सेक्शन नंबर 19 नहीं, ये टोटल 19 सेक्शन वहाँ पे हमने पढ़े थे, जैसे 302, 304, 364, 367, 382 और अप टू 460 तक मैंने पूरा लिस्ट पिछले वीडियो में हमने बात की थी। वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे देख लें। अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो घोषित कर दिया, उसके बाद भी कोई नहीं आता, उद्घोषित अपराधी को आपने 30 दिन का समय दिया, वो नहीं आया, तो फिर क्या करेगा कोर्ट? इसके अपीयरेंस को कंपेल करने के लिए टू कंपेल हिम। कंपेल हिम मीन्स हिम हुम एक्यूज्ड टू अपीयर इन द कोर्ट। भी कोर्ट में आना है तो क्या करेंगे? उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे। अभी क्या करेंगे? उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच कर लेंगे। और इसके प्रोविज़न कहाँ से दिए गए हैं? सेक्शन 83 से दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 83 से आगे हम बात करेंगे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ दी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एग्जाम से ना भाई कितने टाइम के बाद उसको सेल कर सकता है कोर्ट, कितना नहीं कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। ज़्यादा सेक्शन नहीं है, 83 से 86 तक ही दिया गया है, तो आज हम इसकी बात करेंगे। अभी देखते हैं सेक्शन 83 आपका क्या कहता है। सेक्शन 83 कहता है कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। भी कोर्ट ने क्या किया? एक प्रोक्लेमेशन दे दिया अंडर सेक्शन 82 और फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एट एनी टाइम आफ्टर इशू ऑफ द प्रोक्लेमेशन। जब 82 के सब सेक्शन 1 में प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया, उसके बाद ही अपना राइटिंग में रीजन रिकॉर्ड करेगा और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा कोर्ट। वो प्रॉपर्टी उसकी मूवेबल हो सकती है और आपकी इमूवेबल हो सकती है, या फिर दोनों भी हो सकती हैं, जो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से बिलोंग करती है। क्यों किया जाता है? ताकि प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की वजह से वो आ जाए। कभी कभी ये प्रोक्लेमेशन के साथ भी इशू किया जा सकता है। 82 के सब सेक्शन 1 में जैसे ही वो प्रोक्लेमेशन जारी किया कोर्ट ने, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, भाई प्रोक्लेमेशन जैसे ही वहाँ उसने जारी किया उसी टाइम पे कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाता है, किसे सेटिस्फाई होगा?
एफिडेविट से, या तो एफिडेविट देगा या फिर किसी दूसरे रीजन से द पर्सन इन रिलेशन टू हुम प्रोक्लेमेशन इज टू बी इशूड, वो ये समझ लेता है वहाँ पे कि दूसरी पार्टी को एफिडेविट दे देता है प्रोसिक्यूशन और कहता है कि जी वो तो नहीं आएगा, या कोर्ट को अपनी तरफ से ऐसा लगता है, तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को किस चीज़ का सेटिस्फैक्शन लेना है, अटैच करनी है। क्या अटैच करनी है, प्रॉपर्टी अटैच करनी है। लेकिन एफिडेविट में प्रोसिक्यूशन क्या बता रहा है कि जी वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, आइदर होली और इन पार्ट। फिर प्रॉपर्टी रहेगी नहीं तो अटैच क्या करोगे आप बाद में, या फिर वो उस प्रॉपर्टी को रिमूव करना चाहता है फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। मान लो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जी वो आपके जुरिडिक्शन से कहीं और लेके चला जाएगा। जब कोर्ट को ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हो जाती हैं आपका ए और बी, तो क्या करेगा, साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी दे देगा, यानी कि प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये दोनों के दोनों काम एक साथ कर सकता है, लेकिन इन दो कंडीशंस के अंदर। अब सब सेक्शन 2 कहता है कि जब ऐसा ऑर्डर जो अटैचमेंट के लिए है वो ऑथराइज करता है किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए जो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई है, मतलब उस व्यक्ति की जो प्रॉपर्टी है वो उस डिस्ट्रिक्ट में है जहाँ पे ये बना ऑर्डर दिया गया है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मान लेते हैं कि सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, अब सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएट करती है, तो ये ऑर्डर इस बात को ऑथराइज करता है कोर्ट को कि भाई वो उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सके। अब मान लीजिए ये प्रॉपर्टी जो है उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, बाहर है कहीं पे, इसके एडजेसेंट कोई डिस्ट्रिक्ट है या फिर यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे करनाल एक डिस्ट्रिक्ट है और प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ की कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन जारी किया है, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कैसे करेंगे अटैच, तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अटैच करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा जहाँ पे आपको अटैच करनी है जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी है जो अटैच करना चाहते हैं, वहाँ के डीएम का इंडोर्समेंट होता है, उसके डीएम के पास हो जाता है और वो इंडोर्समेंट करता है उसके ऊपर, उसके बाद ही वो क्या है आप उसे अटैच कर सकते हैं। ये आप चीज़ याद रखिए, कभी कभी ये पूछी जाती है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर प्रॉपर्टी जो अटैचमेंट का ऑर्डर दे दिया वो किसी डेट में है या कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड। मान लीजिए भाई कोई डेट है या मूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसे कैसे अटैच करोगे आप, बाय सीज कर लेंगे हम, या अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर अपॉइंट कर देंगे, इन ऑर्डर बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिटिंग डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू प्रोक्लेम पर्सन और टू एनी पर्सन ऑन दिस बिहाफ। अभी आपका डाउट होगा कि डेट का क्या इशू है। देखिए जो बात डेट की इसने यहाँ पे की है, अभी आ जाइए आप क्लोज सी के ऊपर। आपने ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए ने बी को कुछ पैसे दे रखे थे, ए के खिलाफ क्या है प्रोक्लेमेशन जारी होगा, तो बी की लायबिलिटी है कि वो ए को कुछ पैसा वापस करे, लेकिन कोर्ट बी को आदेश करेगा कि ये तुम पैसा उसको वापस नहीं करोगे, कोर्ट में दो, ताकि अब बोलेगा ए को बोलेगा कोर्ट और ले लो अपने पैसे। या फिर ए के घर में बी रेंट पे रहता है, बी कहाँ रहता है, बी रेंटर है, टेनेंट है इसका, और ए जो है फरार है, उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन जारी है, तो कोर्ट बी को आदेश देगा कि तुम रेंट ए को नहीं दोगे, अब से यू विल नॉट हैंड ओवर एनीथिंग टू दी ए बाय एनी और एनी बाय ऑल और एनी ऑफ टू। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, या तो बाय ऑल जितने भी मेथड दिए गए ए बी और सी, या फिर इनमें से कोई दो, यानी कोई एक नहीं, या तो सारे या कोई दो, कोर्ट को जैसा उचित लगेगा ऐसे मेथड वो यूज कर सकता है उसकी अटैचमेंट के लिए। अगर जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो इमूवेबल है, ऊपर किसकी बात की हमने, ये ग्राउंड थे फॉर मूवेबल के, अगर प्रॉपर्टी मूवेबल है तो जो अटैचमेंट होगी दैट सेल इन केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो रेवेन्यू पे करती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो थ्रू दी कलेक्टर होगी। सीपीसी में आपने पढ़ा है रेवेन्यू किसके थ्रू होगी, कलेक्टर, हु कलेक्ट द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, इसीलिए इनको कलेक्टर कहा जाता है, ठीक है, इनको डीएम भी कहा जाता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट के जहाँ पे वो लैंड सिचुएटेड है तो वहाँ पे होगी।
और कोई दूसरा केस है तो क्या होगा उस केस में, भाई उसका पोजीशन ले लेगा कोर्ट, एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा। रिसीवर जो है सीपीसी के हिसाब से ही होगा, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 40 में हमने अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वहाँ पढ़ा है। कोई ऐसा राइटिंग देगा कि पेमेंट ऑफ रेंट, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनी वन ऑफ दिस बिहाफ, जो मैंने आपको भी रेंट वाला एग्जांपल दिया था, ये वही बात कह रहा है। अब यहाँ भी क्या करेगा, या तो सारे मेथड या इनमें से कोई दो, यानी कि ये बात कर रहा था आपका मूवेबल के बारे में और यहाँ बात कर रहे हैं हम इमूवेबल के बारे में। बस इतना आपको डिफरेंस याद रखना है। अगर प्रॉपर्टी जो अटैच की जानी है वो लाइव स्टॉक है या पेरिशेबल नेचर है, पेरिशेबल नेचर होता है जो नेचुरल डिके जिसमें होता हो कि भाई रखे रखे चीज़ तो खराब हो जाएगी, तो कोर्ट क्या करेगा, उसके लिए अगर कोर्ट को जरूरी लगता है तो उसकी इमीडिएट सेल कर सकता है। कोर्ट के आदेश पे जैसा कोर्ट बोलेगा वैसे उसकी सेल कर दी जाएगी। और यहाँ पे जो पावर, ड्यूटीज और लाइबिलिटी है रिसीवर की, जो रिसीवर अपॉइंट किया था आपने, वो सीपीसी के हिसाब से जो मैंने अभी आपको बताया ऑर्डर 40 की, ये आपका सेक्शन 83 हुआ। किस तरह से प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। अब 83 तो बात करता है सिर्फ अटैचमेंट की, लेकिन अटैचमेंट पे ऑब्जेक्शन की बात 84 करेगा। ये कह रहा है कि अगर कोई इस प्रॉपर्टी में क्लेम कर रहा है, किसी को ऑब्जेक्शन है उस अटैचमेंट से, अगर कोई भी क्लेम करता है और ऑब्जेक्शन करता है कि भाई जो अटैचमेंट किया है 83 में वो गलत है, तो कितने समय के अंदर कर सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%, इसको हाईलाइट कर लें। विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच अटैचमेंट, बस जिस दिन वो अटैच की है प्रॉपर्टी उसके 6 महीने के अंदर आके कोई भी उसमें अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है, ऑब्जेक्शन कर सकता है और भाई कोर्ट को प्रूव कर सकता है कि क्यों अटैच ना की जाए बाय एनी पर्सन अदर देन द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से कोई दूसरा व्यक्ति, on the ground that claimant or objector has interest in such property and that such interest is not liable to the attachment under section 83, कि मेरा इंटरेस्ट आप अटैच नहीं कर सकते हैं। तो क्लेम और ऑब्जेक्शन क्या है वहाँ पे, उसमें एक इंक्वायरी की जाएगी और वो अलाउ भी किया जा सकता है और डिसअलाउ भी किया जा सकता है, आइदर इन होल और इन पार्ट। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है, प्रोवाइजो देखिए कि एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन मे इन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ क्लेमेंट और ऑब्जेक्टर बी कंटिन्यूड बाय हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। भाई जो क्लेमेंट है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है 6 महीने के अंदर अंदर, तो देखो करना 6 महीने में ऑब्जेक्शन, क्लेम या ऑब्जेक्शन दोनों 6 महीने के अंदर ही करना है। अगर वो व्यक्ति जो क्लेमेंट था उसकी डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह आ सकता है। फिर ये कहता है कि भाई क्लेम तो कर दिया आपने सबसेक्शन में, अब क्या होगा, ये कहाँ होगा, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट इशू हुआ उस कोर्ट में क्लेम करोगे जाके। और क्लेम और ऑब्जेक्शन जो है वो प्रॉपर्टी अटैच की गई है अंडर द इंडोर्स्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 83, यानी कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में की गई है, तो वहाँ पे क्या करते थे हम, डीएम साहब का इंडोर्समेंट लेते थे उस पर। तो कोर्ट ऑफ सीजेएम में होगा इन दैट केस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच अटैचमेंट इज मेड। तो जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था कि भाई सोनीपत की प्रॉपर्टी थी, सोनीपत की कोर्ट थी और उसने एक डिस्ट्रिक्ट थोड़े बगल वाले डिस्ट्रिक्ट करनाल में प्रॉपर्टी अटैच करा ली यहाँ के डीएम की इंडोर्समेंट करा के। तो इस केस में जो केस ऑब्जेक्शन वाला जो होगा सेक्शन 84 का, वो सोनीपत में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, करनाल में सीजेएम की कोर्ट में होगा। कहाँ होगा, सीजेएम की कोर्ट में होगा। कोर्ट ऑफ सीजेएम ही मे मेक इट ओवर द डिस्पोजल टू एनी मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। और वो क्या कर सकता है भाई, इंक्वायरी करेगा पहले उसमें, सीजेएम साहब क्या करेंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच अटैचमेंट इज मेड, वहाँ पे वो क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, अपने से जूनियर किसी सबऑर्डिनेट को भेज सकता है इंक्वायरी के लिए। और जो भी व्यक्ति जो क्लेम या ऑब्जेक्शन जिसका डिसअलाउ कर दिया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, अभी 6 महीने के अंदर, तो 6 मंथ में तो क्या था, ऑब्जेक्शन किया, अब कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया, तो जिस दिन वो डिसअलाउ किया गया है वहाँ पे क्या होगा,
1 साल के अंदर, मान लीजिए देखिए ये 6 महीने तो है फ्रॉम डेट ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का जो ऑर्डर था ये उसके अंदर 6 महीने के अंदर। अब जिस दिन ऑर्डर डिसअलाउ किया उस ऑर्डर से 1 साल 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के अंदर अपील कर सकता है वो कि नहीं उसमें मेरा हक था। अभी आ जाते 85। अभी जो प्रॉपर्टी अटैच होगी वो रिलीज कैसे होगी, सेल कैसे होगी और उसका रिस्टोरेशन कैसे होगा। देखिए अगर प्रोक्लेम्ड पर्सन दिए गए समय में आ जाता है तो कोर्ट प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगा, लेकिन अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं आता है स्पेसिफाइड टाइम, यानी कि 30 दिन का जो टाइम था उसमें आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं आया, तो उस केस में क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर देगी, लेकिन ये 6 महीने तक नहीं बेची जा सकती, ये याद रखिएगा। इट कैन नॉट बी सोल्ड अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट। क्यों नहीं बेची जा सकती? क्योंकि 6 महीने का क्लोज हमने यहाँ पढ़ा था, 84 में अभी पढ़ा है हमने, क्योंकि 6 महीने तक कोई क्लेम करने आ सकता है उसके ऊपर, जो 6 महीने जो इसमें है वो क्लेम के लिए होता है। आफ्टर 6 month क्या है, उसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। अगर वो स्पीडी और नेचुरल डिके की है, पेरिशेबल नेचर की है और कोर्ट को लगता है कि इसे इमीडिएट सेल करना जरूरी है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, इसे सेल कर सकता है अगर उसे उचित लगता है तो। अब अटैचमेंट के 2 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट 2 years, 2 साल के अंदर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वापस आ जाता है और कोर्ट को एक जस्टिफाइड रीजन देता है कि मुझे सम्मन नहीं मिले, मुझे प्रोक्लेमेशन का पता नहीं था, या इस रीजन से मैं तो बेहोश था 2 साल तक, यानी एक जस्टिफाइड रीजन अगर वो देता है और कोर्ट को वहाँ पे लगता है कि ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी को या तो छोड़ दिया जाएगा अगर नहीं बेचा गया है, इन केस अगर वो सेल कर दी गई तो उसे उसका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। और जो कॉस्ट है भाई, जो प्रोसेस में भाई उसको अटैच किया, रिसीवर अपॉइंट किया, उसको भी कॉस्ट पे करने होते हैं, तो उस कॉस्ट को उसी के उस अमाउंट से काट लिया जाएगा। अभी 86 कहता है कि अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। भाई मान लो सब सेक्शन 83 में जो हमने पढ़ा ना कि 2 साल के अंदर बंदा आ जाएगा, अब 2 साल बाद आ गया और कोर्ट ने उसको क्या किया, मना कर दिया, वो कहा कि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस नहीं मिले, कोर्ट ने मना कर दिया, तो वो अपील कर सकता है, ठीक है, इन दी फर्स्ट मेंशन कोर्ट, जो फर्स्ट अपीलेट कोर्ट होगा वहाँ पे वो अपील कर सकता है कि उसे उसकी प्रॉपर्टी दिलाई जाए। अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है तो सेशन कोर्ट में, अगर सेशन कोर्ट है तो हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है। तो ये हमने अटैचमेंट देखा 83, 84, 85 और 86। 83 बताता है कि किस तरह से अटैचमेंट होगी, 84 में क्लेम कैसे करेगा, कोई ऑब्जेक्शन कैसे करेगा, अपना इंटरेस्ट कैसे दिखाएगा, और आपका जो 85 है, 85 में आपने देखा कि भी जो बंदा है वो वापस आ सकता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आ सकता है। 84 का ऑब्जेक्शन बाय एनी पर्सन अदर देन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, 85 में बाय द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, और 86 कह रहा है अपील के बारे में। देखिए चैप्टर 6 में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, सम्मन्स पढ़ लिए हैं, वारंट ऑफ अरेस्ट पढ़ लिया है, हमने प्रोक्लेमेशन पढ़ लिया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी, और इसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं सारे वो अभी हम कवर कर लेते हैं। 87 कहता है कि इशू ऑफ द वारंट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू समन। देखिए जब 204 में रेफर दिस सेक्शन विथ 204, इसको देखिए कैसे समझते हैं। अंडर सेक्शन 204 जब मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले लेते हैं तो मैजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस लेने के बाद इशू ऑफ प्रोसेस होती है। क्या होती है? इशू ऑफ प्रोसेस। तो इशू ऑफ प्रोसेस में 2 चीज़ें देखी जाती हैं। अगर वो सम्मन केस है, क्या है वो? सम्मन केस है। सम्मन केस क्या होते हैं और वारंट केस कहाँ होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। ये 2K W में ये वारंट के घर में बैठा है, और ये 2K X में। कोई भी ऐसे केस जिसमें 2 साल से कम की सजा का प्रावधान है वो सम्मन केस होते हैं, बाकी आपके वारंट केस होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर सम्मन केस है तो कोर्ट क्या इशू करेगा?
सम्मन्स इशू करेगा। अगर वारंट केस है तो कोर्ट यहाँ पे वारंट भी इशू कर सकता है, सम्मन भी इशू कर सकता है और वारंट विद सिक्योरिटी भी यूज कर सकता है, जिसे हम आप एक तरह से बेलेबल वारंट कह सकते हो, वारंट विद सिक्योरिटी। ये यहाँ पे ऑप्शन होते हैं। अब ये कैसे करेगा, ये एज पर सेक्शन 87 करेगा। यू हैव टू रेफर सेक्शन 87 इन दिस। तो 87 आपको कुछ समझ में आया? तो 87 इतना ही कह रहा है कि अगर कोर्ट जो है इन केस इट इज एम्पावर्ड बाय दिस कोर्ट टू इशू अ सम्मन, 61 से 69 हम सम्मन के लिए ऑथराइज हैं। फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी पर्सन इशू आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन इन राइटिंग वारंट ऑफ हिज अरेस्ट। तो भाई सम्मन की जगह वारंट भी भेज सकता है, वारंट फॉर अरेस्ट, लेकिन वो रीजन रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। इफ ईदर बिफोर द इशू ऑफ सच सम्मन और आफ्टर इशू ऑफ द सेम बट बिफोर द टाइम फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस। भाई जहाँ पे सम्मन देने से पहले या सम्मन इशू करने के बाद, लेकिन डेट ऑफ अपीयरेंस से पहले कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति भाग जाएगा, एब्सकॉन्ड कर लेगा और वो ओबे नहीं करेगा सम्मन को, तो भी वो वारंट इशू कर सकता है। दूसरा है अगर इफ एट सच टाइम ही फेल्स टू अपीयर, भाई सम्मन भेजे तो वो नहीं आया और सम्मन वहाँ पे उसको प्रॉपरली सर्व किए गए हैं, ठीक है, लेकिन वो नहीं आया सम्मन लेने के बाद भी, तो उस टाइम पे क्या है कि नो रीजनेबल एक्सक्यूज इज ऑफर्ड फॉर सच फेलियर। कोई रीजनेबल कॉज नहीं मिला कोर्ट को कि सम्मन भेजा था फिर भी नहीं आया, तो भी यहाँ पे वारंट इशू कर सकता है। तो दो कंडीशन है जब वारंट इशू हो सकता है। 88 कहता है पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। जो मैंने अभी आपको बेलेबल वारंट बताया उस तरह की बात है कि जब किसी भी व्यक्ति के लिए जिसका अपीयरेंस या फिर अरेस्ट ऑफिसर प्रिजाइडिंग इन द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू सम्मन और वारंट इन द प्रेजेंट इन सच कोर्ट, such officer may require such person to execute a bond with or without surety for his appearance in such court or any other court to which case may be transferred for the trial। देखिए 88 बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई हाजिरी के लिए ना किसी से भी बॉन्ड लिया जा सकता है, बस जिस किसी भी व्यक्ति की आपको हाजिरी लगवानी है उसको अरेस्ट करना है, तो वहाँ पे जो मैजिस्ट्रेट है जो सम्मन और वारंट इशू कर सकता है और भाई वो उस कोर्ट में बंदा प्रेजेंट है, तो उस इंडिविजुअल्स को क्या बोलेगा कोर्ट कि भाई आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करो कि आप प्रेजेंट हो जाएंगे, यू जस्ट एग्जीक्यूट वन बॉन्ड दैट यू विल प्रेजेंट। ये इतनी सी बात कह रहा है। 89 कह रहा है अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। भाई 88 में बॉन्ड तो ले लिया, बॉन्ड लेने के बाद भी नहीं आया वो, तो जो भी व्यक्ति भाई बॉन्ड लिया जिसने वो कोर्ट के सामने आना था और वो नहीं आता है, तो उस केस में क्या है वो एक वारंट इशू करेगा कि उसे अरेस्ट कर लिया जाए, उसके सामने पेश किया जाए। सेक्शन 90 कहता है प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू सम्मन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। भाई सेक्शन 90 इतनी बात कह रहा है कि सम्मन और वारंट उनको भाई किस तरह से सम्मन और वारंट जारी किए जाएंगे, कैसे उनकी तामील कराई जाएगी, कैसे उनका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा, वो सारी की सारी इस चीज़ें इसमें लागू होती हैं। और ये हर एक सम्मन और हर एक वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर जो इस कोड में दिया गया है 61 से 89 तक कह सकते हो आप, सारी धारा यहाँ पे लागू होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर 6 क्लियर हो गया होगा। चैप्टर 6 में हमने देखिए सम्मन्स की बात कर ली 61 से 69 तक, हमने वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की, वारंट ऑफ अरेस्ट की बात की जो हमने कहाँ से कहाँ तक की है 70 से लेके 81 तक। फिर हमने प्रोक्लेमेशन की बात की और अटैचमेंट की बात कर ली है आपका 82 से 86, और अदर जो रूल्स थे उनके बारे में हमने 87 से 90। ये पूरा आपका चैप्टर 6 कवर हो जाता है। इन सबको आप देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं सच में तो भैया उनको सबसे पहले लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं mklegal6@gmail.com पे, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जहां आपको इन स्लाइड्स के PDF अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो सच में अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और भैया कमेंट करके ज़रूर बताया करें, सजेशंस दिया करें कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,